फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। संजीव मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज का क्लास जो है बहुत ही रोचक होने वाली है। यहाँ पे आप संख्या के बारे में सीखेंगे कि कौन कौन सी संख्या होती है। तो संख्याएं का परिचय हम करवाते हैं। ये जो है 9th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम पहला लेसन स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का। जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति के बारे में, तो हम 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए बोर्ड पे, देखिए संख्याओं का जो परिवार है, संख्या जो होता है दो प्रकार के होता है, वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं को हम काल्पनिक संख्याएं भी कह सकते हैं। ये जो है काल्पनिक संख्याएं आपको 9th क्लास में नहीं पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है 11th क्लास में। तो इसका हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि काल्पनिक संख्याएं कैसा होती है। तो देखिए यहाँ अगर वर्गमूल के अंदर रूट माइनस में रहेगा तो उसको बोलेंगे काल्पनिक संख्या है। जैसे यहाँ पे वर्गमूल है -7 के वर्गमूल है, -8 का वर्गमूल है, -17 का वर्गमूल है, मतलब वर्गमूल के अंदर माइनस आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या है। आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्याएं जो होती है दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। देखिए परिमेय संख्याएं के संग्रह को हम Q से प्रकट करते हैं। अगर Q बराबर लिख रहे हैं तो क्या हो गया, वो परिमेय संख्याएं का एग्जाम्पल हो गया। परिमेय संख्याएं की जगह पे आप Q भी लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं जो होती है, परिमेय संख्याएं के हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं, जहां पे Q इक्वल टू नॉट 0 और P और Q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, और P और Q का जो एचसीएफ होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो ये क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है, मतलब Q इक्वल टू नॉट 0। अपरिमेय संख्याएं जो होती है जिसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे हो गया रूट जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी। एग्जाम्पल में √2, √5, √7 ये सब आ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं जो होती है दो प्रकार की हो जाएगी, पूर्णांक संख्याएं और भिन्न संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं को हम Z से सूचित करते हैं, Z। पूर्णांक संख्याएं को हम Z से सूचित करते हैं। Z जो है एक जर्मन शब्द है जो जेहलिन से लिया गया है, और जेहलिन का अर्थ होता है गिनना। तो यहाँ पे पूर्णांक संख्याएं के संग्रह को क्या चीज से करते हैं, डिनोट, Z से डिनोट करते हैं। पूर्णांक संख्या एग्जाम्पल समझिएगा, तो जैसे पूर्णांक मतलब होता है पूरा पूरा, मतलब 1 हो गया तो 1, 2 हो गया तो 2, 3 हो गया तो 3, 4, मतलब ये मतलब 4 पूर्णांक 1 बटा 2, ये सब नहीं होगा पूर्णांक में। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा। पूर्णांक जो होता है धनात्मक भी हो जाएगा और ऋणात्मक भी हो जाएगा। और भिन्न संख्याएं जैसे हो गया एग्जाम्पल में, भिन्न संख्याएं में 1 बटा 2, 3 बटा 4, 5 बटा 8, ये सब हो गया, ये हो गया भिन्न संख्याएं। देखिए पूर्णांक संख्याएं भी दो प्रकार के होगा, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक जैसे संख्या रेखा पर दर्शाना है, संख्या रेखा पर, तो यहाँ से ये हम बोलते हैं मूल बिंदु हो गया 0। अगर यहाँ से हम दायां साइड जाएंगे तो प्लस में आएगा, जैसे +1, +2, +3, +4, मतलब इधर जितना बढ़ते जाएंगे वो सभी होगा संख्याएं धनात्मक। और 0 के बाईं तरफ जो हो जाएगा ऋणात्मक। 0 के बाईं तरफ क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋणात्मक। इसको बोलते हैं मूल बिंदु। यहाँ से दाईं ओर धनात्मक, इसके बाईं ओर ऋणात्मक। देखिए धनात्मक पूर्णांक जो होता है, देखिए इतना प्रकार के होगा, और भी आता है संख्या, जैसे हो गया पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। तो पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में अगर 0 हम लगा देंगे, 0 से स्टार्ट होगा, उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। जैसे एग्जांपल हो गया 0, 1, 2, 3, 4, आगे तक बढ़ते चल जाएंगे। तो अगर आएगा कि पूर्ण संख्या है, सबसे छोटा पूर्ण संख्या तो कौन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पूर्ण संख्याएं के संग्रह को हम क्या करेंगे, W से सूचित करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, इसका संग्रह को हम क्या करेंगे, N से डिनोट करेंगे। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब हो जाएगा। बोले सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन है, तो 1 हो जाएगा। सम संख्याएं, इवन नंबर्स, जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उसको क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। जैसे सबसे छोटा सम संख्या 2, 2, 4, 6, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये सब हो जाएगा। विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं हो उसको क्या कहेंगे, विषम संख्याएं बोलेंगे। जैसे हो गया 1, 3, 5, 7, 9, सबसे छोटा विषम संख्या क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। देखिए ऋण संख्याएं या अभाज्य संख्याएं,
अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक से बड़ी वैसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो, मतलब जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 हो, मतलब एक होगा या स्वयं संख्या होगा, एक से बड़ी होना चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक नहीं हुआ, कहां से हो गया? 2। 2 ऐसा संख्याएं हैं जो सम संख्या होने के बावजूद क्या है? अभाज्य संख्या है। जैसे 2 हो गया, 2 चाहे तो 2 से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा। 3 चाहे तो 3 से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा, मतलब 2 से ज्यादा इसका फैक्टर नहीं हुआ, गुणनखंड नहीं हुआ। 5 भी वैसा ही है, 2 3 5 7 11 13, फिर आ जाएगा 17 19 23। ये सब संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या बोलेंगे या रूट संख्या। यौगिक या भाज्य संख्याएं, देखिए यौगिक या भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड रहेगा, मतलब एक और स्वयं के अलावे किसी और दूसरी संख्या से भी विभाजित हो। जैसे हो गया एग्जाम्पल में 4, 4 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और एक और कौन संख्या से कटेगा? 2 से। उसी प्रकार हो गया 6, 6 1 से भी कटा, 6 से भी कटा, और 2 से भी कटा, और 3 से भी कटा, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड रहेगा, उसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। तो कंप्लीट है ये। तो देखिए यहाँ 9th क्लास में क्वेश्चन कैसे पूछता है, पूछेगा कि सभी वास्तविक संख्याएं को परमेय संख्या बोल सकते हैं? सभी वास्तविक संख्या को परमेय संख्या बोलेंगे? तो सभी वास्तविक संख्या, देखिए वास्तविक संख्या में कौन कौन आ जाएगा दोस्त? 1 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो पहले इसका एग्जाम्पल लिख दीजिए। तो 1 आ गया, √2 भी तो है वास्तविक संख्या, तो हम इसको हम बोल सकते हैं परमेय संख्या। तो देखिए इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, इसको, लेकिन √2 को तो बोलेंगे नहीं। तो सभी वास्तविक संख्याओं को हम परमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं। अगर ऐसे रहता क्वेश्चन कि सभी परमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या बोलेंगे, तो सभी परमेय संख्या को वास्तविक संख्या बोलेंगे, ये सही हो जाता। क्वेश्चन आएगा कि सभी अपरिमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, तो सभी अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि सभी वास्तविक संख्याएं को अपरिमेय संख्या बोलेंगे, तो सभी वास्तविक संख्याएं को अपरिमेय नहीं बोलेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्याएं में 2 आता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। चलिए कंप्लीट है। अगला जैसे आ जाएगा कि सभी पूर्णांक संख्याओं को परमेय संख्या बोलेंगे, तो सभी पूर्णांक संख्याओं को परमेय संख्या बोल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है कि सभी परमेय संख्या को पूर्णांक संख्याएं बोल सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि परमेय संख्या में 2 प्रकार आ जाता है, पूर्णांक संख्याएं भी और भिन्न संख्याएं भी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सभी पूर्णांक संख्याएं को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, तो सभी पूर्णांक संख्याएं को पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल लिख दीजिए। पूर्णांक संख्या में माइनस में भी आ जाएगा, प्लस में भी आ जाएगा। +2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 10 आ गया। तो सभी पूर्णांक संख्याएं को पूर्ण संख्या बोलेंगे, इसको तो बोल सकते हैं, इसको भी बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे। माइनस वाला तो चलेगा नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं जो होती है माइनस में नहीं होती है, 0 से ही तो स्टार्ट होता है। तो सभी पूर्णांक संख्याएं को पूर्ण संख्या नहीं बोलेंगे। अगर यही रहता कि सभी पूर्ण संख्याएं को पूर्णांक संख्याएं बोलेंगे, तो सभी पूर्ण संख्याएं को पूर्णांक संख्याएं बोल सकते हैं। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट 0? तो देखिए पहला शून्य, सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि शून्य एक परमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और इसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जैसे संख्या रेखा है, इस पर हम दर्शा ही सकते हैं। 0 आया, फिर आया, 1 आया। अगर 0 नहीं रहेगा तो तुलना कैसे करेंगे? तो हम इसको लिखेंगे कि शून्य एक परमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। आगे पूछ रहा है क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे p/q के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त?
0/1, यहाँ पे q बराबर नोट 0। p/q के रूप में लिखने पर क्या आता है, 0/1 आता है, जहां पे p बराबर 0 है, q बराबर नोट 0, मतलब q बराबर 1 है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है। दूसरा कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 और 4 के बीच में कितना है, 6 परिमेय संख्याएं। देखिए अगर 6 बोलेगा तो 6 + 1 कर दीजिएगा बराबर 7। अब दोनों में ऊपर नीचे गुना कर देंगे 7 और 7 से। इसके वैल्यू पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बन गया 21/7। ये 4 वाला कितना बन जाएगा दोस्त, 4 तो 28/7। कितना कह रहा था, 6 कह रहा था। तो 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 हो गया। 1 2 3 4 5, 1 हो गया 26/7। और भी कई तरीके हैं दर्शाने के लिए, जो सिंपल प्रोसेस है उसको हम बता रहे हैं। अगर बोलेगा कि 6 को लिखना है तो 6 + 1 कर दीजिए, 8 को बोलेगा तो 8 + 1 कर दीजिए, और ऊपर अंश में और हर दोनों में गुना कर दीजिएगा वो संख्या से, क्योंकि इसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 से ऊपर भी गुना और 7 से नीचे हो गया, भागा हो गया, तो 7 और 7 खत्म हो जाएगा, तो 3 ही तो बचेगा। 21/7, 28/7, 21/7 हो गया, 22/7 हो गया, उसी का हो गया 26/7 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर कंप्लीट है। अगर क्वेश्चन आएगा कि 2 परिमेय संख्याएं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है, तो 2 परिमेय संख्याएं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। जैसे देखिए बोलेगा कि 1 और 2 के बीच में क्या होगा, 1 और 2। 1 और 2 के बीच में क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 1.1, 1.21, 1.1238 इसको फिर हम भिन्न के रूप में लिख देंगे। तो 2 परिमेय संख्याएं के बीच में अनंत हो जाएगा परिमेय संख्याएं। अगर क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि 2 परिमेय संख्याएं के बीच में कितना अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या भी अनंत हो जाएगा। उसको हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन है तीसरा, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीसरा 3/5 और क्या है दोस्त, 4/5। 5 को कह रहा है तो 5 + 1 कर देंगे बराबर कितना, 6। इसमें ऊपर 6 से तो नीचे भी 6 से, ऊपर 6 से तो नीचे भी 6 से। 18/30 हो गया, और हो गया ये 24/30। तो 18 के बाद चलेंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो 5 को हो गया। तो जितना बोलेगा उतना से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा, ऊपर गुना नीचे भागा कर दीजिए, तो आपका बन जाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या कहा गया, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या का एग्जांपल लिखेंगे। देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। प्रत्येक प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि जो है प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या के ही अंदर आती है। देखिए अगर हम बोलेंगे कि प्राकृत संख्या ये हो गया, अपूर्ण संख्या ये हो गया। पूर्ण संख्या क्या है, इसका ज्यादा परिवार है, क्योंकि इसमें 0 भी संग्रह में है, 0 भी आ गया है। आप एग्जाम्पल लिख के आप आराम से बना दीजिएगा। लेकिन यही उल्टा करके क्वेश्चन बोल देता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या बोलेंगे, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि 0 को हम बोल सकते हैं प्राकृत संख्या, नहीं बोल सकते हैं। इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या को हम प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते हैं, और प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। इसमें क्या लिख देंगे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या के अंदर संग्रह है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि पूर्णांक संख्या जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है।
दोनों हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है, खाली धनात्मक होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक को हम पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि प्राकृत जो पूर्णांक होती है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में से कोई भी हो सकती है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। अगला तीसरा, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, तो प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्योंकि परमेय संख्याएं में बहुत प्रकार के संख्याएं शामिल होती है। जैसे देखिए, परमेय संख्या हो गया 1/2 हो गया, और -1/2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन पूर्ण संख्या क्या है, सभी है जो पूर्णांक में है, तो सभी परमेय संख्या को हम पूर्ण संख्या नहीं बोलेंगे। लेकिन यही उल्टा रहता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या को हम परमेय संख्या बोलेंगे, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या को परमेय संख्या बोल सकते हैं। क्लियर है दोस्त? तो आज के लिए इतना ही। प्रश्नावली 1.1 आपको हम खत्म कर दिए हैं, जो एकदम बेसिक तरीके से समझाए हैं। तो चलिए अगले चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।